हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब कॉमन लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत सारी चीजें जानते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पावर क्या होता है, इन सब चीजों को आपस में रिलेट करने के लिए आप कॉमन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो कॉमन लैंग्वेज उन चीजों को डिफाइन नहीं कर सकती है। आपको उस चीज को डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले एटम को जानना होगा कि चार्ज कैसे हम किसी बॉडी के ऊपर चार्ज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एटम क्या है? एक सबसे छोटा पार्टिकल जो आज तक हमने जाना कि किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का, नॉन लिविंग थिंग्स का सबसे छोटा पार्टिकल एक एटम होता है। एटम के पास तीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते हैं। प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर होता है। उन न्यूक्लियस के बाहर प्रोटॉन को निकालने के लिए आपको न्यूक्लियर फिजन यानी एटम बम जैसा कोई फिनोमेना करना होगा, लेकिन तब तक आप किसी भी छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट से आप न्यूक्लियस के अंदर से न्यूट्रॉन या प्रोटॉन को बाहर नहीं निकाल सकते। यानी कि किसी भी एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ मौजूद है? न्यूक्लियस के अंदर। तो सारा नेगेटिव चार्ज कहाँ मौजूद है? जो इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं उसके ऊपर मौजूद है। तो इलेक्ट्रॉन से नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन है किसी भी एटम के अंदर। हमें पूरा डिटेल में समझना होगा कि कैसे ये इलेक्ट्रॉन ही हर चीज को डिफाइन कर सकता है। प्रोटॉन, अभी इन पार्टिकल्स के बारे में आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। क्लास 10th में हम लोग इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हर फिनोमेना को डिफाइन करने वाले हैं इस चैप्टर में कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, कैसे करंट और पोटेंशियल के बीच में ओम्स लॉ एक रिलेशनशिप डेवलप करता है, जहां से रेजिस्टेंस आपको पता चलेगा। इस चैप्टर में हमें डिटेल में इसी चीज को समझना कि पहले चार्ज क्या है। चार्ज अगर आप नहीं समझते हैं तो चैप्टर में किसी भी चीज को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आइए हम चार्ज के बारे में डिटेल में समझते हैं। चार्ज है क्या कि इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। आइदर इट विल बी अट्रैक्टेड बाय सम अदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, यानी कि किसी भी बॉडी को अगर चार्ज आ जाएगा तो किसी दूसरे बॉडी से अट्रैक्ट भी हो सकता है और रिपल भी हो सकता है। तो हमें ये पता करना होगा कि कैसे कोई भी बॉडी चार्ज होती है। तो हमने क्या कहा कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल फोर्सेज। और इसको डिफाइन करने के लिए हमें ये समझना होगा इट इज ए फिजिकल एंटिटी, क्योंकि चार्ज को आप देख नहीं सकते, चार्ज को आप टच करके महसूस कर सकते हैं। आपको बहुत बार इलेक्ट्रिकल शॉक लगा होगा कि इट इज ए फिजिकल एंटिटी डिफाइंड बाय एक्सेस और डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एनी बॉडी। किसी भी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाना या इलेक्ट्रॉन का कम हो जाना चार्ज को डिफाइन करता है। ये इलेक्ट्रॉन ही है जो किसी भी बॉडी को पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कर सकती है। कैसे? एक बॉडी, एक एटम या एक बॉडी के पास इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो वो बॉडी क्या होता है? न्यूट्रल। हमें मालूम है प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर वो बाहर नहीं निकल सकता, तो हम प्रोटॉन को कहीं भी मूव कराने वाले नहीं है। हम किसको मूव कराएंगे? इलेक्ट्रॉन्स को। मेटल्स के केस में इलेक्ट्रॉन्स इजिली मूव कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स के केस में इलेक्ट्रॉन इजिली मूव नहीं कर सकते। दैट इज वाई हमारे पास मेटल्स के बहुत सारे कंडक्टर मौजूद हैं, लेकिन नॉन मेटल का कोई भी कंडक्टर मौजूद नहीं एक्सेप्ट ग्रेफाइट। नॉन मेटल के केस में आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली चार्ज पार्टिकल्स की तरह बिहेव नहीं करते हैं। दैट इज वाई नॉन मेटल्स के केस में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, लेकिन मेटल्स के केस में हमेशा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराई जा सकती है। उसकी वजह क्या है उसको पूरा जानना होगा कि क्यों। ये पॉजिटिव, हमने क्या कहा? इट इज ए फेनोमेना, इट इज ए फिजिकल एंटिटी डिफाइंड बाय एक्सेस और डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। किसी भी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाना, इलेक्ट्रॉन का कम हो जाना, ये डिफाइन करता है कि बॉडी कौन सा चार्ज होगी। मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है जिसके पास इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसी बॉडी को हम क्या कहेंगे? ऐसी बॉडी को हम न्यूट्रल बॉडी कहेंगे, क्योंकि उसके पास कोई जितने प्रोटॉन मौजूद है इतने इलेक्ट्रॉन मौजूद। हमारे नेचर में मोस्टली सभी चीज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि दे कंटेन बोथ द इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए किसी बॉडी में, जैसा कहा कि इलेक्ट्रॉन ही एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। मैं यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्ज और 3 नेगेटिव चार्ज यानी 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, बाहर नहीं आ सकते। सिर्फ कौन मूवेबल है? इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए किसी बॉडी में 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज तो मौजूद होंगे हमेशा, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद, 2 इलेक्ट्रॉन सॉरी यहाँ पर मौजूद नहीं होगा। अगर ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं तो फाइनली बॉडी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज। यानी कि हमने ये देखा कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी तभी बन सकती है व्हेनेवर ए बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। जब भी एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी क्या हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज। उसका एग्जांपल मैं आपको अभी बताऊंगा। तो जब भी अगर मान लीजिए किसी बॉडी ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, बॉडी ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया? गेन, तो इसके पास 3 पॉजिटिव चार्ज तो मौजूद पहले से है, लेकिन 5 नेगेटिव चार्ज मौजूद हो जाएगा। और हमने ये देखेंगे कि ये तीनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं और फाइनली बॉडी क्या होगी? नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली
चार्ज। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि व्हेनेवर अ बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड व्हेनेवर अ बॉडी गेन्स इलेक्ट्रॉन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। हमने कुछ नहीं कहा, हमने बस इतना बताया कि एक न्यूट्रल बॉडी हमारे पास मौजूद है, अगर वो इलेक्ट्रॉन कहीं और से गेन करती है तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और अगर वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे देती है अपनी न्यूट्रलिटी में से तो वो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। व्हेनेवर अ बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड व्हेनेवर अ बॉडी गेन्स इलेक्ट्रॉन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी की होती है जिसका यूनिट क्या होता है, कूलाम। जिसका यूनिट क्या होता है, कूलाम। हमारे पास दो तरह के चार्ज मौजूद है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, क्योंकि हमने एक्सप्लेन किया जब भी एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और जब भी एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो हमारे पास एग्जांपल होना चाहिए पॉजिटिव निगेटिव चार्ज का। आपने देखा होगा जब एक ग्लास रॉड को आप सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो जाहिर सी बात है जब आप रब करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे, एक एटम से दूसरे एटम में मूव करेंगे। ग्लास रॉड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, यानी ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ में क्या हो जाएंगे, मूव हो जाएंगे। अगर बॉडी से इलेक्ट्रॉन मूव हो गए तो बॉडी कैसी होगी, पॉजिटिवली चार्ज, यानी ग्लास रॉड ने यहाँ क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया। व्हेनेवर अ बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन लूज किया जब आपने क्या किया, रब किया उसे सिल्क क्लॉथ के ऊपर। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, मैंने ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, द ग्लास रॉड लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। एंड व्हेन एन इबोनाइट रॉड इज रब्ड विद फर और उल, यहाँ पे हमने ले रखा है फर या फिर उल ले रखा है, और ये जो रॉड है आपकी इबोनाइट रॉड है। और इबोनाइट रॉड ने क्या किया, आपने रब किया, आपकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से इबोनाइट ने क्या गेन किया, इलेक्ट्रॉन। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को इबोनाइट ने क्या कर लिया, गेन कर लिया, जिसकी वजह से इबोनाइट रॉड कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। अब आप कहेंगे सर कि कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं चार्ज, ये बॉडी चार्ज हुई या नहीं। आप पीस ऑफ पेपर्स को यहाँ पे फैला दीजिए, दोनों रॉड्स को आप पीस ऑफ पेपर्स के पास अट्रैक्ट कराइए, वो अपनी न्यूट्रलिटी को गेन करने के लिए उन पार्टिकल्स को अपने पास अट्रैक्ट करेंगे। मैं अगले शॉर्ट्स में आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल चार्ज का दिखाऊंगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो चार्ज के बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं। ये क्या डिफाइन कर सकते हैं कि जिन सब्सटेंस में फ्री चार्ज कैरियर्स मौजूद होते हैं, जो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं इजीली, वो कहलाते हैं कंडक्टर्स। क्या कहलाते हैं, कंडक्टर्स। The substance through which electrical charges can flow easily are called as conductors। जैसे कि एग्जांपल है मेटल, ह्यूमन, हम भी चार्ज कंडक्टर्स। क्यों, हमारे बॉडी में NaCl मौजूद है, हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद है, हमारे बॉडी में वाटर मौजूद है, दैट इज व्हाई वी आर कंडक्टिव इन नेचर। ग्रेफाइट कंडक्टिव क्यों, भले ही नॉन मेटल है पर ग्रेफाइट कंडक्टिव क्यों है कि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और एसिड्स, अल्कलीज जितने भी हमारे पास क्या है, कंडक्टिव होते हैं, बिकॉज दे कैरी इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में अल्कलीज और एसिड्स में कैटायन और एनायन की मौजूदगी की वजह से इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज कंडक्टर्स। यानी कंडक्टर्स क्या है, जो अपने थ्रू चार्जेस को इजीली फ्लो कराएं, उन्हें कंडक्टर्स कहा जाता है। और इंसुलेटर्स कौन है, जो चार्जेस को इजीली फ्लो नहीं करा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को आपको समझना होगा, पूरी तरह से हमें इलेक्ट्रॉन को ही जानना होगा। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर वो कहीं नहीं जा सकते हैं। अगर आप कंडक्टर इंसुलेटर के इस चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में आप समझेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को ही फोकस करना होगा। आगे चलकर आपको सॉल्यूशन पढ़ना होगा जिसमें आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे, कैटायन एनायंस के बारे में जानेंगे। अभी आपको नहीं समझना, हमें ये जानना है कि इलेक्ट्रॉन कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे इतने साइंस को आगे ले गए। इलेक्ट्रॉन्स की मदद से हमने कैसे समझा कि हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इतना जान सकते हैं। तो जिस किसी बॉडी के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स इजिली फ्लो नहीं कर सकता, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स। कौन कौन से इंसुलेटर, नॉन मेटल। हमें मालूम है नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, वो कभी भी इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते हैं। केमिस्ट्री में भी आप पढ़ेंगे, मेटल जनरली लूज इलेक्ट्रॉन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज कॉल्ड एज कैटायंस, और नॉन मेटल जनरली गेन इलेक्ट्रॉन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज कॉल्ड एज एनायंस। आपने पढ़ा होगा। तो ग्लास भी क्या है, एक नॉन मेटल है। डायमंड भी क्या है, नॉन मेटल। नायलॉन, प्लास्टिक, माइका, सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल। अब चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना। चार्ज हम समझ गए, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी जिसका यूनिट कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन्स की मदद से हम चार्ज को समझते हैं। हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज होता है। तो अगर एक बॉडी 10 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है, तो अगर आप उसमें हर एक इलेक्ट्रॉन्स का अलजेब्रिक सम करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कितने चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हुए हैं। अब दूसरी में समझेंगे चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है। हमने यहाँ पढ़ना है एडिटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एडिटिव नेचर क्या है, मान लीजिए एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में एक सिस्टम मौजूद है हमारे पास, उसमें बहुत सारे चार्ज मौजूद हैं, Q1, Q2, Q3, बहुत सारे चार्ज मौजूद हैं, और वो चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है। मान लीजिए 1 कूलाम का है, ये 2 कूलाम का है, 10 कूलाम्स का है। तो हमें टोटल कैसे पता चलेगा कि सिस्टम में नेट चार्ज कितना मौजूद है। तो हमने ये देखा
कि एक्सपेरिमेंटली हमने भी ये पाया और कैलकुलेट करके भी यही पाया कि जब हम सभी चार्जेस का अलजेब्रिक सम करते हैं, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन द बॉडी। तो आप सभी चार्जेस को अगर आप क्या करते हैं, अलजेब्रिक सम करते हैं, तो नेट चार्ज जितना भी बॉडी के ऊपर मौजूद है वो आपको मिल जाएगा। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बेसिस पे दूसरी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब क्या है, आप उसके अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हुआ। आखिर आप ये तो कैलकुलेट नहीं करने जा रहे हो ना कि कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, आखिर वहां एनर्जी भी रिलेट हो रही है। चार्ज को कैसे क्वांटाइज कहा जाएगा, हम मान लीजिए हमने कहा कि एक बॉडी से हमने दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया 1000 इलेक्ट्रॉन्स। हमने क्या ट्रांसफर किया, 1000 इलेक्ट्रॉन्स। और तो हम ये पूछेंगे आपसे कि कितना चार्ज उस बॉडी से इस बॉडी में ट्रांसफर हुआ, या कितना चार्ज बॉडी ने गेन किया, क्या कितना चार्ज उस बॉडी ने क्या किया, लूज किया। तो देयर आर 1000 इलेक्ट्रॉन्स, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर 10⁻³ 1000। और हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऑफ चार्ज। तो अगर मैं कहूं कि अगर आपने किसी को 1 कूलम का चार्ज ट्रांसफर किया या 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो आपने इतना चार्ज दिया। मैं कहूं 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो आप इससे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं कहूं 1000 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो आप क्या करें, 1000 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वहां पर आपने एक फिनोमेना किया n × e, यानी कि 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, दैट इज इक्वल टू, ये पावर एडिटिव है, 1.6 × 10⁻, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाए, -19 + 3 कितना हो गया, -16 कूलम ऑफ चार्ज। तो हमने ये देखा कि Q = N एक फार्मूला है जिसका बेसिस पर आप ये कह सकते हैं कि कितना चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हुआ है। अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इट इज ए मेथड टू कैलकुलेट द नेट चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए बॉडी टू अनदर बॉडी। तो हमने ये समझा कि क्वांटाइजेशन क्या है। अब हमने ये जानना होगा कूलम क्या है। इसके बेसिस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इफ इलेक्ट्रॉन कैरीज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऑफ चार्ज देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। यानी कि उसने क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऑफ चार्ज इज कैरिड बाय 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बहुत ही छोटी वैल्यू है और 1 कूलम बहुत ही बड़ी वैल्यू होगी। तो हमें कैलकुलेट करना होगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड बाई तो हम ये कह सकते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 इलेक्ट्रॉन कैरीज इतना चार्ज। तो इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 इनटू 1 कूलम इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। देन 1 कूलम इज इक्वल टू, ये पूरी यहाँ पर पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई करें, उधर जाके क्या करेगी, डिवाइड, इज इक्वल टू 1/1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻19 रेसिप्रोकल की वजह से हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में पावर नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा, 10⁻19 होगा। हम इसे ऐसे लिखते हैं 10 × 10⁻18 अपॉन 1.6। 1.6 से आप 10 को डिवाइड करेंगे तो 1 कूलम इज इक्वल टू आ जाएगा 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी 1 कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। आगे अब हमने ये कहा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रही है। इस न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से समझिएगा कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऑफ चार्ज इज कैरिड बाय 1 इलेक्ट्रॉन। हमने क्या किया, मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट किया 1.6 × 10⁻⁻19 इनटू 1 कूलम इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। अगर इसको मैथमेटिकली यहाँ से मैं ट्रांसफर करूंगा इक्वलिटी के इस तरह साइड में, तो यहाँ पे वो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेगा तो 1 कूलम इज इक्वल टू 1/1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, सॉरी 10⁻⁻19 10⁻⁻19 ऊपर जाए 10⁻+18 हो जाएगा और 10⁻+18 हो जाएगा और आगे मल्टीप्लाई 10 का कर देंगे, यह 10⁻+19 ही है। तो 1.6 से 10 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6.28 × 10⁻18, यानी कि 1 कूलम चार्ज में
6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब आप एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन को दूसरी बॉडी में भेज रहे हैं, तो आखिर उसका एक रेट फिक्स होगा ना कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर समय में कितना ट्रांसफर हुआ। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि द अमाउंट ऑफ चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करने में जितना टाइम लगा, या द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि हमने ये कंसीडर कर लिया, एक फिजिकल एंटिटी ये जनरेट किया कि जब भी हम किसी भी बॉडी से एक पर्टिकुलर अमाउंट का चार्ज या चार्ज को ट्रांसफर करेंगे पर यूनिट टाइम, तो उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। आप चार्ज को समझ गए, इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए, दूसरे को समझाने के लिए क्या कहेंगे कि एक सेकंड में इतने कूलम का चार्ज ट्रांसफर हो गया, यही इलेक्ट्रिक करंट है। यानी कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, द नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। से दूसरी तरह से भी कह सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने क्या कहा, अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। जाहिर सी बात है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज हम किससे निकालते हैं, क्यू इज क्यू से अपॉन टाइम टी से। क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन ई, अभी हमने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, एन ई अपॉन टी, वही फार्मूला हमने यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया है। द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट, और क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन ई पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट, और इसी को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बुक्स में कैपिटल आई रिप्रेजेंट किया गया है। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी, क्यू इज इक्वल टू एन ई, और अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। ये आपने एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कि आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट का चार्ज ट्रांसफर कर दिया, यानी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, एंड दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। मान लीजिए आपने 10 कूलम का चार्ज ट्रांसफर किया, 10 कूलम का चार्ज ट्रांसफर किया 2 सेकंड के अंदर, तो ये क्या हो गया, 2 से आप डिवाइड कर दिए, 5 कूलम पर सेकंड आपने क्या किया, चार्ज को ट्रांसफर किया, दैट इज योर रेट। एंड द करंट रेट आपने क्या देखा, इलेक्ट्रिक करंट का जो रेट आया वो 5 एम्पीयर का आया, यानी आपकी वायर के अंदर जो आप पर सेकंड आप कितना चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हो, 5 कूलम के चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हो पर सेकंड के अंदर, यानी कि आपके बॉडी के अंदर, आपके वायर के अंदर कितना करंट मौजूद है, 5 एम्पीयर की करंट मौजूद है। अब इसकी यूनिट की बात की जाए, I इक्वल टू क्यू बाई टी इसका फार्मूला है, Q इक्वल टू एन ई अपॉन टी भी इसका फार्मूला है, यानी इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, कूलम पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कूलम पर सेकंड, और उसी को हम कहते हैं एम्पीयर। क्या कहते हैं, एम्पीयर। अब कई बार सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में ये पूछा जा चुका, व्हाट डू यू मीन बाय 1 एम्पीयर ऑफ करंट। 1 एम्पीयर ऑफ करंट के बारे में क्या समझते हैं, उसको हम आगे समझेंगे, अभी समझ लेते हैं इसको। तो एम्पीयर क्या है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और जो डिवाइस इस करंट को मेजर करती है उसे हम कहते हैं एमीटर। क्या कहते हैं, अमीटर। और उसे सर्किट में सीरीज में कनेक्शन की जाती है। अब सीरीज क्या है, सर्किट क्या है, हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होती है, और सर्किट में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ओम्स लॉ पढ़ने के बाद हम उसे डिटेल में स्टडी करेंगे, अभी हम फिलहाल करंट तक पढ़ रहे हैं। तो आपसे ये मैंने कहा कि 1 कूलम ऑफ चार्ज को अगर आप 1 सेकंड में भेजते हैं, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकंड में अगर भेजते हैं, Q इक्वल टू हो गया 1 कूलम और टाइम इक्वल टू हो गया 1 सेकंड। तो इलेक्ट्रिक करंट अगर कंसीडर किया जाए तो I इक्वल टू Q बाई टी, 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 कूलम पर सेकंड, यानी कि 1 एम्पीयर। हमने कैसे डिफाइन किया इसको, आप किसी भी तरह डिफाइन कर सकते हैं। अगर 5 कूलम का चार्ज 5 सेकंड में भेजेंगे तब भी 1 एम्पीयर की करंट आएगी, 10 कूलम के चार्ज को 10 सेकंड में भेजेंगे तब भी 1 एम्पीयर की करंट आएगी। लेकिन सिंपली इसको एक्सप्लेन ऐसे किया जाएगा, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड थ्रू ए कंडक्टर फॉर 1 सेकंड, 1 कूलम ऑफ चार्ज को आपने एक कंडक्टर के थ्रू 1 सेकंड में भेज दिया, इसी फिनोमेना को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। लेकिन 1 कूलम चार्ज को आप 1 सेकंड में भेजते हैं तो वहां पे आपको कितने एम्पीयर की करंट मिलेगी, 1 एम्पीयर की करंट। दैट इज 1 एम्पीयर इज डिफाइंड एज 1 एम्पीयर ऑफ करंट इज डिफाइंड एज व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए बॉडी या फ्रॉम ए कंडक्टर थ्रू 1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के थ्रू में आपने 1 सेकंड के अंतराल में आपने 1 कूलम का चार्ज क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, इसी को हम क्या कहते हैं, 1 एम्पीयर ऑफ करंट। अब करंट के यूनिट क्या होता है, एम्पीयर। लेकिन करंट आपको बहुत ही छोटी वैल्यू से लेके बहुत बड़ी वैल्यू तक आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो छोटी वैल्यू के लिए कुछ यूनिट्स बनाए गए हैं, इसे हम क्या कहते हैं, 1 मिली एम्पीयर। 1 मिली एम्पीयर
और ये कितना होता है मिली एम्पियर, 10 टू द पावर -3 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर का 1000वां भाग, इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया था। और 1 माइक्रो एम्पियर की अगर बात की जाए तो ये क्या 1 माइक्रो एम्पियर, इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 1 अपान 10 टू द पावर 6 एम्पियर, 1 अपान 10 टू द पावर 6 एम्पियर, यानी 10 टू द पावर -6 एम्पियर। तो 1 माइक्रो एम्पियर को हम क्या कहेंगे, 10 टू द पावर -6 एम्पियर। ये बहुत ही छोटी वैल्यू ऑफ करंट है और छोटे से इनके यूनिट्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 एम्पियर। यहाँ पे हमारे लेक्चर्स का एक पार्ट खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक वोल्टेज क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, बहुत ही डिटेल में। इस चैप्टर में आप लोग बहुत सारी चीजों को समझेंगे। इलेक्ट्रिक करंट तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से समझ लेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैसे वर्क डन एनर्जी चार्ज से रिलेट होती है। एक इलेक्ट्रॉन के पास 1.6 × 10⁻19 कूलम का चार्ज होता है, कैसे वो एनर्जी की मदद से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने में लगने वाला वर्क डन कैसे उस चीज से रिलेट होती है। अगर किसी चार्ज के ऊपर ज्यादा वर्क डन कर रहा है तो ज्यादा दूरी तक वो तय कर पाएगा, और किसी चार्ज के पास कम एनर्जी है तो कम दूरी तय कर पाएगा। जैसे किसी इंसान के ऊपर कोई हट्टा कट्टा इंसान है, वो एक बोरी चावल को एक जगह से दूसरी जगह ज्यादा दूरी तक ले जा सकता है, पर वहीं एक वीक आदमी हो तो उस चावल की एक बोरी को थोड़ी दूर तक ले जा पाएगा। यानी कि डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर्स तो हैं पर वो मूव कितनी दूर तक करेंगे डिपेंड करता है उनकी एनर्जी के ऊपर। और एनर्जी ही मेन पॉइंट है जो किसी भी चार्ज के पोटेंशियल को डिफाइन करेगी कि कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये आगे की पॉइंट्स आपको पूरे डिटेल में समझने होंगे और उसी के बेसिस पे आपको ओम्स लॉ समझना होगा कि कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक करंट से रिलेट होता है। अगर आपके चार्ज के पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मौजूद नहीं है तो इलेक्ट्रिक करंट भी नहीं होगा। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना आपको करंट मिलेगा, जितना ज्यादा चार्ज मूव कराएंगे एनर्जी के साथ उतना ही ज्यादा आपको करंट मिलने वाला है। थैंक यू फॉर टुडे।